हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश आज आप लोगों को मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिसके लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। क्या कहावत? उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, परिस्थितियां भी झुका नहीं सकती। 7 से 8 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजेक्ट होना कोई आम बात नहीं होती। 4 से 5 साल लगभग, शायद इससे ऊपर ही हो गया है तैयारी को। उसके बाद जाके ये मंजर आया है कि वो आज एमपीपीजीसीएल मतलब पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एमपी का वहां प्लांट ऑपरेटर के तौर पे सिलेक्ट हुए हैं। ये सिलेक्ट तो अभी लेटेस्ट बार्क का रिजल्ट आया, वहां पर भी इनकी वेटिंग चल रही है बार्क जेई की। पर मैंने कहा ना कि जैसे कि पता नहीं किस्मत और इनका बिल्कुल एंटी चलता है। ये मेरी आंखों के सामने मैंने इनको कई पेपरों में कि भाई क्या हुआ कौशलेंद्र, आप अच्छा डीवी हो रहा है, अच्छा कौशलेंद्र डीवी हो रहा है, सर क्या हुआ, मेरिट आउट हो गया। बहुत ऐसी परिस्थितियों के बाद भी खुद को मेंटेन रखना तैयारी के लिए कोई आसान बात नहीं। हर एक एक चीज बारीकी से जानेंगे। इस पेपर के लिए इन्होंने तैयारी कैसी करी वो भी जानेंगे। पिछले पेपरों में जो फेलियर रहा वो भी जानेंगे। हालांकि देखिए, जिस जगह पे वेटिंग में नाम आ जाए या 1-2 नंबर से आप रह जाते हैं, 5-6 नंबर से रह जाते हैं, तो कोई शायद ऐसी ही गलती होती है जो आप थोड़ी सी आपके पकड़ में नहीं आ रही है। वैसी कोई गलती इन्होंने भी क्या करी वो ये बताएंगे। और ये बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। इतना फेलियर जिसने देखा हो, बहुत स्ट्रगल किया, घर के बड़े हैं और दुर्भाग्यवश इनके पिताजी भी नहीं है, और अकेले इतना सब कुछ मैनेज करना, जॉब भी है प्राइवेट जॉब, उसके साथ में पढ़ाई मैनेज करना, ये बहुत ही एक हिम्मत भरी बात है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि बार्क जेई तक में इनका अभी भी वेटिंग लिस्ट है। और आप सोचिए कि एक तरीके से आप बार्क के जेई से ही बात कर रहे हैं, कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा कौशलेंद्र, आप आइए। मेरी आंखों के सामने मैंने देखा हुआ है, आप आइए। एमपी पीजीसीएल कंपनी लिमिटेड में गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग व्यूअर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। पहले तो अच्छा मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब आप का नहीं भी हुआ था तो हम लोग उस दौरान साथ में थे, ताजमहल विजिट करके आए थे, आप ये साथ में भी हो। अच्छा, उस दौरान हम लोग क्या था कि बहुत सारे बच्चे यूपीपीसीएल में हुए थे, तो इन लोगों की पार्टी थी, तो मैंने कहा क्वेश्चन तुम भी आओ क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। मुझे मालूम है उस समय भी, मुझे मालूम था कि ये बच्चा आज नहीं तो कल सिलेक्ट होगा। सोचिए ये 2000 शायद 22 या 21 के लास्ट की या 22 के स्टार्टिंग की ये वीडियो है, आई थिंक, है ना। हम लोग सर्दी है देखो कपड़े पहने, तो इसका मतलब ये कुछ 2021 की स्टार्टिंग की ही कुछ है करके। तो आप सोचो आज 2024 एंड लगभग होने जा रहा है इस समय। 3 साल तो यही हो गए, और उससे पहले 2-3 साल से आप तैयारी कर ही रहे हो। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, किस पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, क्या पेपर पैटर्न था, कैसे तैयारी करी, सब कुछ। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। सबसे पहले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अभी तक मैंने सर को सुना है, लेकिन आज सर हमें सुनेंगे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इस दिन का इंतजार मुझे लगभग 4 से 5 वर्षों से था। तो सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में नमन। तत्पश्चात मैं अपनी परिचय देना चाहूँगा। तो मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह चौहान है और मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का मूल निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हमारे गांव में ही संपन्न हुई। उच्च एवं उच्चतर शिक्षा की हमारी रौन में संपन्न हुई। 10वीं लगभग 90% और 12वीं 84% से मैंने उत्तीर्ण की। सरकारी कॉलेज ग्वालियर में आईटीआई में दाखिला हुआ, वहाँ से मैंने पास आउट किया। उसके बाद हमें आगरा में प्राइवेट सेक्टर में काम करने का मौका मिला, पावर सेक्टर में। और सर के मार्गदर्शन में रहा, सर से कोचिंग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन सर का स्टूडेंट रहा हूँ। और अभी मेरा एमपीपीजीसीएल में सिलेक्शन हुआ है और आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ।
कौशलेंद्र, पहले इस पेपर से शुरू करते हैं, मतलब इस पेपर का क्या पैटर्न था, ताकि जो बच्चे इस पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो वो कल को आपके वीडियो से सीखें, है ना। इस पेपर का क्या पैटर्न रहा, इसके लिए कैसे तैयारी आपने करी, क्योंकि रिसेंटली ये पेपर हुआ, आपने निकाला इसको, और किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, क्या काम रहेगा आपका, आप देख के भी आए थे शायद, है ना, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थोड़ा सा बताइए इस जॉब के बारे में। सर इस जॉब का पहले सिलेबस की अगर बात करें तो 100 नंबर का पेपर आता है इसमें, और 75 नंबर 75 नंबर्स का जो वेटेज है वो हमारा टेक्निकल वेटेज है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, इलेक्ट्रिकल थ्योरी के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, और बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, पर थोड़ा डीपली आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी तैयारी बेसिक है, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। बाकी 25 नंबर का उसमें नॉन टैग रहता है। 25 में 5 सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ, रीजनिंग, साइंस और कंप्यूटर क्वेश्चन रहते हैं, और 5 क्वेश्चन ऐसा साइंस के रहते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर रहते हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो इसमें जॉब प्रोफाइल ये है कि प्लांट असिस्टेंट के तौर पर सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में दो तरीके से काम होता है। बाकी सर वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा कि अच्छा, वर्क ड्यूटी कैसी रहेगी। तो इसके तैयारी जो आपने करी थी, तो मतलब क्या टेस्ट वगैरह भी दिए थे आपने, क्या क्या, मतलब थोड़ा सा इसके लिए कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, नोट्स वगैरह जो थे उसको रिवाइज करना, टेस्ट दिए थे, क्या टेस्ट सीरीज हेल्पफुल होती है, वो थोड़ा सा बताइए। सर सर से लगभग 1 साल पहले हमारी ऐसी बात हुई थी, तो सर ने एक बात रखी थी कि तैयारी करने के लिए 2 साल काफ़ी होते हैं, और वो बात बिल्कुल सही है। अ, लड़के क्या हैं, या फिर मैं अगर अपनी आप बीती बताऊं तो ओवर कॉन्फिडेंस एक बहुत बुरी बीमारी है छात्रों के लिए। क्योंकि सर जब हमने तैयारी करी तो उस टाइम पे क्या लगता था कि इतना सफिशिएंट है। हमारे सीपी सर क्या है कि बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, मतलब एक कहावत है, बाल की खाल निकाल देते हैं। तो मुझे लगता था ये थोड़ा ज़्यादा डीपली हो रहा है और इतना नहीं आएगा, हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म को हमने देखा, जो अपना जो बोलते हैं कि 4 घंटे में पावर सिस्टम ख़त्म या 2 घंटे में मशीन ख़त्म, हम उनके चक्करों में पड़ गए, और 2 घंटे की मशीनी चक्कर में हमारा 4 साल बर्बाद हो गया। तो सर बिल्कुल सही कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए 2 साल काफ़ी होते हैं। 1 साल आपको नोट्स प्रिपेयर करने में लग जाएंगे, और 1 साल रिवीजन, टेस्ट सीरीज, टेस्ट बुक, ये सब करने में इजीली सिलेक्शन हो जाएगा अगर लड़का मेहनत कर रहा है तो। मेरा सर ये है कि मैं अपनी बताऊं तो पहले तो मैंने जी भर के भटक लिया, कहीं 2 घंटे की मैराथन, कहीं 4 घंटे की मैराथन। कुल मिला के सर यही कहूँगा कि मैंने कोर्स मैं इस मेंटलिटी में रहा, इस मानसिकता में रहा कि कंफर्ट जोन में लेकर पढ़ाई करूँ, और अपना लेट के 4 घंटे की क्लास ले लूँ मशीन की, अपना लेटे रहें, और 3 घंटे की पावर सिस्टम से अपना पूरा काम चला लूँ। और उसका खामियाजा मैं पिछले 3-4 साल से भुगत रहा हूँ। पर जब मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ गलत है, फिर मैंने दोबारा नोट्स को अपडेट किया और फाइनली हो गया है सिलेक्शन। पर आप लोगों से मैं जो भी आईटीआई है या जेई के लिए लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे मेरा एक संदेश रहेगा कि अगर आपको सक्सेस पानी है तो भटकना बंद करो सबसे पहले, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक स्ट्रगल जोन में आप प्रवेश करें, जिसमें ये नहीं है कि हम 2 घंटे, कई लोग थंबनेल बना देते हैं कि 2 घंटे में पावर सिस्टम खत्म। नहीं, पहले प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, और एक ऐसे टीचर के नोट्स बनाओ जो बाल की खाल निकाल देता हो। क्योंकि दोस्त अब वो जमाना चला गया कि ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स की इकाई क्या होती है। अब ओम्स लॉ तो आएगा, पर वो ओम्स लॉ 3-4 को साथ में लेकर आप कंफ्यूज कर देगा वो आपको। इसलिए आप एक ऐसे शिक्षक से पढ़ें जो बहुत ज़्यादा डीपली हो। अगर उनके नोट्स एक बार बना लिए, दोबारा नोट्स बनाने की आपको जरूरत ना पड़े, क्योंकि टाइम एक बार निकल गया, वो टाइम दोबारा लौट के नहीं आता। पास्ट पास्ट होता, पास्ट को आप ना तो वर्तमान बना सकते हैं, ना आप उसको फ्यूचर बना सकते हैं। तो एक बार ऐसे शिक्षक से पढ़ें जहाँ से एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लो, एक बार नोट्स क्लियर कर लो, बाद में आपको नोट्स को अपडेट करने की जरूरत ही ना पड़े। और सीपी सर के बारे में इतना ही कहूंगा कि शायद ना डीप कोई पढ़ाता हो, मैं तो सर से थोड़ा सा दूरी बना के इसलिए रखता था कि वो सर डीप बहुत पढ़ाते थे, मुझे डर लगता था कि पता नहीं कितने नोट्स बनाने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, अगर आप सिलेबस को सही से पढ़ोगे तो नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेंगे। और भी मैं नहीं, बहुत से लड़के, सैकड़ों, 200-500 लड़कों के मैंने फीडबैक देखे हैं कोचिंग के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। लोग बताते हैं कि सर से एक बार पढ़ लिया पर दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं देखता रहता हूँ, और उस गलती को अभी जब सिलेक्शन हमारा लास्ट टाइम रुक गया था, बार्क में बेटिंग चल रही थी, तो सर से मैं मिला, तो आंखों में आंसू थे, तो सर से बात हुई, मैंने कहा सर मेरी गलतियाँ कुछ रही हैं,
सर मैं भटकता रहा, आपकी जो डिटेल्स जो आपका सिलेबस है उससे डर गया मैं कि इतना नहीं आएगा, और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इधर उधर भटकता और उसका नुकसान मुझे हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं अब करना चाहिए, पर तरीके से नोट्स को अपडेट किया और फाइनली सिलेक्शन हो गया है। तो मतलब आपको लगता है ऐसा कि बच्चे ऊपर ऊपर का ज्यादा करके जाने में विश्वास रखते हैं? मिलते हैं आपको ऐसे बच्चे? सर मैं खुद हूँ उसका उदाहरण सर मैं खुद हूँ कि बस कैसे भी करके कंफर्ट जोन में तैयारी कर लो, ऊपर ऊपर का पढ़ लो, सिलेबस पूरा हो जाए और एक मानसिकता हमारी सेट हो जाए कि हाँ हमने पूरा पढ़ लिया, बस रिवाइज करेंगे। और यूट्यूब वगैरह से या अन्य सोशल मीडिया से जो लोग कहते हैं कि 100 क्वेश्चन में पावर सिस्टम खत्म, उस पर विश्वास मैंने भी किया, पर आप विश्वास मत करना, नहीं आपके बहुत साल बर्बाद हो जाएंगे जैसे मेरे साल बर्बाद हुए हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, देखिए आप, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप, जब ये भी यूपीपीसीएल वाला जो हुआ था, जब हम लोग विजिट पे गए थे और लोगों के साथ में, मुझे याद है आपका भी डीवी में हुआ था, फिर आपका मेरिट में आउट हो गए थे। लगभग 2-2.5 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, मुझे लग रहा है 7-8 पेपर हो चुके। तो डिटेल में बताइए कि कौन कौन से पेपर में ऐसा हुआ, साथ में ये भी बताना कि तब में और अब में क्या अंतर आया है आप में, वो बारीक अंतर जो आप मिस्टेक बार बार कर रहे थे। भाई 6-7 बार चीजें होना, इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जो बार बार हो रहा होगा। तो वो क्या चीज है जो बच्चे इस चीज को शुरुआत से ध्यान दे के चले? सर 2020 से तो नहीं, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। 2021 से मैं सर स्टार्ट करूँगा। तो 2021 का मैंने पेपर दिया था यूपीपीसीएल का। तो उसमें सर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था और मेरिट में छट गया था, कुछ 1.5 या 2 नंबर से छटा था मैं, 1.9 ऐसा कुछ नंबर से छटा हुआ था वहाँ पे। तो उसमें जब सर मैंने एनालाइज किया कि हमारी गलती कहाँ रही है, तो सर जो गलतियाँ हुई हैं वो हाई क्वेश्चन में नहीं हुई कि जैसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या फिर कोई डेरिवेशन क्वेश्चन ना, जो बेसिक थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन की जन्म लेता है वही हम भूल के बैठे थे। तो वो तो सभी लोग पढ़ के जाते हैं ना, या सब लोग पढ़ाते भी हैं? क्या लगता है आपको, या नहीं पढ़ाते, क्या आप कहोगे? सर आजकल कोचिंग सेंटर्स पे क्या चल रहा है कि वो रिपीटेड क्वेश्चन देते रहते हैं, जैसा कि उन्होंने 5 से या 4-5 साल के प्रीवियस पेपर उठा लिए, उसी को रटवाते रहते हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे, यही आए हैं। उन्होंने क्वेश्चन बना दिया कि भाई ये पावर सिस्टम का ये क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आ रहा है, ये आएगा। पर ऐसा नहीं है, हमें जो सिलेबस दिया गया है किसी विभाग द्वारा या आईटीआई द्वारा या जेई द्वारा, हमें उसको पढ़ना है। क्वेश्चन तो थ्योरी से आएंगे, कंसेप्ट से आएंगे। जो क्वेश्चन आ चुका है गारंटी थोड़ी कि वो बाद में आएगा। तो सर अपना सर ये रहा कि हम उसी चक्कर में चले गए, जैसे कुछ एमसीक्यूज की बुक ले ली, उनको पढ़ते रहे। मतलब थ्योरी क्लियर नहीं कर रहे हैं, थ्योरी अगर ऊपर से भी आती है तो चलेगा कि हाँ ओम्स लॉ आता है कोई बात नहीं है, पर अगर ओम्स लॉ के ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से तो आ रही हैं सारी चीजें। आप ये कह रहे हो कि जब मैं डीप में जाना शुरू किया तो चीजें मेरे लिए फायदे में रही, ये क्या कहना चाहते हैं? जैसे सर अभी आपने बोला कि ओम्स लॉ का ग्राफ, लोग आजकल टीचर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उन्होंने देख रखा है कि ओम्स लॉ का ग्राफ कहीं आता ही नहीं है आईटी के पेपर में या जेई के पेपर में। तो उन्होंने बच्चों से बोल दिया कि इसको मत पढ़ो, केवल डेरिवेशन पढ़ दो और उसकी न्यूमेरिकल लगा लो। पर हम जब तक उसका ग्राफ नहीं समझेंगे तब तक हम वोल्टेज और करंट को डिफाइन कैसे कर पाएंगे, उसके कंसेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे। तो हमारी गलती यही हो जाती है कि हम कंसेप्ट को और बेसिक कंसेप्ट को, थ्योरी को ना समझते हुए हम एमसीक्यूज पे विश्वास कर लेते हैं और लगातार हम ऑब्जेक्ट टाइप लगाते रहते हैं। और सुबह से शाम तक ऑब्जेक्ट टाइप और शाम के टाइम ये सोच के हम सो जाते हैं कि आज मैंने 500 क्वेश्चन के एमसीक्यू लगाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्या एमसीक्यू लगाए हैं जो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, कि आपको बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। यहाँ पे भूल हमारी भी हुई है और लगभग लोग करते भी हैं। मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ के जाना वो एक बड़ी भूल आप मानते हैं? ये थोड़ा सा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, ये बिल्कुल सही बात है। कोचिंगों पे प्रेशर रहता है कि उन्हें सिलेबस टाइम पर खत्म करना है और जल्दी करना है। अब मान लो किसी ने 4 महीने का बोल दिया तो वो इतने डीप तो ले जाएगा नहीं। अच्छा, बच्चा भी खुश कि भाई 4 महीने में सिलेबस खत्म हो गया, जैसी बात कोचिंग ने बोली थी वो हो जाएगी। अब मान लो हम उसी चीज को 6 महीने में करा रहे हैं तो अगला आदमी कह रहा है यार बड़ा डिटेल में पढ़ा रहा है, पर पेपर वाले दिन उससे सब पता चल जाए। सर एक बात मैं और बोलना चाहूँगा इसी के संदर्भ में, कि एग्जाम के पहले सर देखा गया है, मोस्टली देखा गया, पर उस पैरामीटर को सर, उस स्ट्रेटजी को मैंने कभी फॉलो नहीं किया, पर मैंने देखा है मोस्टली सर। जैसे 10 दिन बाद एग्ज़ाम है या 5 दिन बाद एग्ज़ाम है,
तो लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एमसीक्यू को लगाने बैठ जाते हैं कि 500 क्वेश्चन हमें पावर सिस्टम के लगाने हैं, 500 क्वेश्चन मशीन के लगाने हैं, ऐसे उनकी एक मेंटलिटी होती है और वो एमसीक्यू लगाते रहते हैं। पर सर मेरा मानना ये है कि एग्जाम के पहले आप एमसीक्यू मत लगाओ। जैसे 10 दिन का गैप अगर है एग्जाम का, तो मेरे हिसाब से जैसे आपका 10 दिन बाद एग्जाम है और आज आप 10 टॉप जैसे मशीन पकड़ लो, तो आप जो आपकी थ्योरी है आप उसको रिवाइज करके जाओ। क्योंकि मैं एमसीक्यू पे विश्वास नहीं रखता, मैं विश्वास रखता हूँ थ्योरी पे और कंसेप्ट पे। क्योंकि एमसीक्यू का जन्म थ्योरी और कंसेप्ट से होता है, ना कि एमसीक्यू का जन्म एमसीक्यू से होता है। जब तक आपकी थ्योरी सही नहीं होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप कितने भी एमसीक्यू पढ़ लेना, 50,000 क्वेश्चन पढ़ लें, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब क्वेश्चन रिपीट होते थे। ये इसमें आ गया तो इसमें आना ही आना है, वो जमाना चला गया। आज की पैटर्न के हिसाब से कोई भी विभाग अगर एग्जाम करवाता है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर को बनाता है, उसकी सोच ये रहती है कि हम कंसेप्ट से बनाए, ना कि प्रीवियस क्वेश्चन से। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थ्योरी पे प्लस कंसेप्ट पे प्लस डेरिवेशन पे विशेष ध्यान रखें। एमसीक्यू बाद में लगाना है जब हमें लगे कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, हमारी थ्योरी अच्छी है, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज लगाइए। आप जितनी प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के भी कुछ ना होता, पर पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लोग क्या है कि न्यूमेरिकल से थोड़ा दूर भागते हैं, डर लगता है। ऐसा नहीं है, आप डेरिवेशंस पढ़ो, प्रॉपर तरीके से फार्मूला पढ़ो। कोई भी फार्मूला चाहे पावर सिस्टम का या मशीन का है, अगर आप पावर सिस्टम के फार्मूला पढ़ते हैं तो बात फार्मूला की ये नहीं है कि फार्मूला हमने पढ़ लिया तो उससे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन गया ना। फार्मूला से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन। मशीन का कोई भी फार्मूला ले लो, चाहे फ्लक्स का ले लो, चाहे वो स्पीड का ले लो, स्पीड के फार्मूला से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं कम से कम। अब लोग कहते हैं नहीं कि स्पीड के फार्मूला से केवल न्यूमेरिकल बनाते नहीं, न्यूमेरिकल तो बनता ही बनता है, पर अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला के बेसिस से आप जो है 8 से 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। और आप एक गैस कर सकते हैं एग्जाम हॉल में कि हाँ ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा, या उससे आप एक गैस कर सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं। टेस्ट देने का फायदा होता है, और सही तरीका क्या है टेस्ट देने का, मतलब एनालिसिस कैसे करते हैं? सर इसके संदर्भ में भी यही कहूँगा, टेस्ट तभी दो जब आपकी थ्योरी बढ़िया हो। क्योंकि सर मैंने टेस्ट उस टाइम पे दिए थे जब हमारी सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो नंबर अच्छे नहीं बन पाते थे। लगभग 60% 65% एक्यूरेसी रहती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 70%। अब अगर हम कोई भी टेस्ट देते हैं, अगर उसमें अगर 80% से अगर अच्छी मार्किंग आपकी नहीं हो रही है, तो क्या कैसे डिमोटिवेशन हो जाता है कि हमने तैयारी भी करी और हमारी नंबरिंग भी नहीं हो पा रही है। तो फिर मैंने टेस्ट देना छोड़ दिया, मैंने फोकस किया थ्योरी पे। जब मुझे एक टाइम लगा कि हाँ अब मैं थ्योरी में लगभग ठीक हूँ, अब कोई ज़्यादा ही डीप क्वेश्चन आ रहा है वो अलग बात है, सबके साथ हो जाता है ऐसा, पर मुझे लगा कि अब हमारी थ्योरी लगभग ठीक है, हमने लगभग सभी जो सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक है उन पर लगभग हमारी कमांड बन चुकी है। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज दी, टेस्ट भी लगाए, प्रैक्टिस भी करी, उसमें मुझे लगा कि हाँ अब करना चाहिए, तो उसका बड़ा फायदा होता है। लेकिन आपने थ्योरी पावर सिस्टम के बारे में आपको पता नहीं है, मशीन के बारे में आपको पता नहीं है, और आप लगे हैं कि एमसीक्यू लगाने के लिए, टेस्ट लगाने के लिए, आपके 50 नंबर नहीं आएंगे, आप डिमोटिवेशन हो जाओगे, 2 दिन आप पढ़ोगे, पढ़ाई बंद कर दोगे, हमारे तो नंबर ही नहीं आते। इससे डिमोटिवेशन होता है। आप टेस्ट अगर दोगे बिना थ्योरी के, बिना आपकी सिलेबस कंप्लीट की हो, पहले से आप टेस्ट देने लग गए कि नहीं भैया हमारा तो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम है, एमपीपीसीएल जेई का एग्जाम है, हम तो टेस्ट लगा रहे हैं, आपके टेस्ट में 40 नंबर आएंगे, आपको इतना भयंकर डिमोटिवेशन होगा, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा कि हमारे तो नंबर ही नहीं आ रहे। तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले, अगर आप न्यू एस्पायरेंट्स हैं, आप नए छात्र हैं, किसी भी आप विभाग में जाना चाहते हैं, उसका प्रॉपर सिलेबस डाउनलोड करिए और उसकी कम से कम 1 साल तक आप थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर करिए। जब आपको लगे कि हाँ हमारे सारे टॉपिक के ऊपर हमारी कमांड बन चुकी है, उसके बाद आप टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए। एनालिसिस कैसे करना है? मतलब टेस्ट बहुत बच्चे टेस्ट देते हैं और ठीक है कम आए ज्यादा है जो भी आए ठीक है, अब दूसरा टेस्ट देते हैं, एनालिसिस भी तो करनी पड़ती है। वो एनालिसिस कैसे? जैसे माना कि मैंने सर 10 टेस्ट लगाए, अब मुझे लगा कि हमारी जो मुख्य गलतियां हो रही हैं वो पावर सिस्टम में हो रही हैं। और पावर सिस्टम में कहाँ पे हो रही हैं? जैसे भी हमारी जनरेशन प्लांट है, अब जनरेशन प्लांट में जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है वहाँ पे गलतियाँ हो रही है, जो भी डेरिवेशन पोर्शन है वहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं। सर जैसे हम जब टेस्ट लगाते हैं तो उसमें एक ऐसा डेटा निकल के आता है कि मोस्टली गलतियाँ हमारी कहाँ पे हो रही हैं, ऐसा देखा गया है।
जैसे अगर मैं सर अपनी कमजोरी बताऊं तो हमारी सर्किट की बहुत बड़ी कमजोरी रही है। मैंने सर से भी कई बार शेयर किया कि सर हमसे सर्किट मैंने बहुत पढ़ के देख लिया, हमसे बन नहीं पाता सर्किट। तो सर ने मुझसे बोला था कि आप ऑफलाइन बैच में आइए, वहाँ पे थोड़ा सही हो पाएगा, पर थोड़ा ड्यूटी के चक्कर में वो ऐसा रहता था तो नहीं बन पाया। तो सर्किट में मैं आज भी वीक हूँ। तो जब मैं टेस्ट सीरीज लगाता था तो मोस्टली कंडीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे हर सेट में, हर अटेम्प्ट में सर्किट के ही गलत होते थे। फिर अब इसका एनालाइज तो यही हुआ कि सर्किट के गलत हो रहे हैं तो सर्किट पे थोड़ा काम किया जाए। तो मैंने सर्किट पे थोड़ा काम किया, जो प्रमेय जितनी भी थ्योरम्स हैं उन पे काम किया, तो मुझे लगा कि उससे हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो आप उसमें एक ऐसा डेटा निकालिए कि हमारी ज़्यादातर गलतियां कहाँ हो रही हैं, उस गलती को आप नोट करिए। अगर आपके डेरिवेशन में हो रही हैं तो आप डेरिवेशन पे काम करिए, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट में हो रही हैं तो आप बेसिक कंसेप्ट पे काम करिए, अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो आप फार्मूला पे कमांड रखिए। यही सब होता है। अच्छा, अब एक बात बताइए, आपने जॉब करी है, जॉब पर भी थे, पढ़ाई भी आपकी रही, कैसे मैनेज किया? क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब में भी हैं और वो आज की डेट में चाहते हैं कि वो पेपर क्रैक करें, पर उनको जॉब के साथ में फिर ये भी लगता है कि छोड़ो यार, इतनी देर नौकरी करी है, थकान हो रही है। भाई थकान तो आपको भी होती होगी। कैसे इन सब चीजों से निकलना है और खुद को मोटिवेट रखना है कि भाई मुझे नौकरी चाहिए ही चाहिए? देखिए सर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सब सर मन का काम है। सर जैसे जब मेरी इवनिंग शिफ्ट होती थी 3 से 11, तो रात में 11 बजे मैं ड्यूटी से आता था। अब सर रात में 11 बजे आने के बाद थकान तो होती थी, पर घर की कंडीशन, गरीबी दिखती थी, माँ के आंसू दिखते थे, पिताजी का देहांत जो उनके सपने थे वो दिखता था। तो 11 से 12 खाना बनाया, खाना खाया। उसके बाद लगभग, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, हमारे वहाँ पे मकान में जो भी किराएदार लोग रहते थे वो मुझसे कहते थे भाई सिलेक्शन तो हो जाएगा पर थोड़ा सो भी लिया कर। तो लगभग 2 बजे के पहले मैं कभी नहीं सोया, वो कभी कभार अलग बात है, पर 2 बजे तक तुम्हारी पढ़ाई होती थी। तो मन बनाना पड़ेगा। लोग आजकल क्या है कि मोटिवेशन के लिए वीडियो ढूंढते हैं यूट्यूब पर। इन वीडियो से कुछ ना होता। 1-2 मिनट करंट रहेगा और सप्लाई से चली जाएगी और बत्ती सी बुझ जाएगी, कुछ नहीं होगा। आपकी एक्चुअल जॉब करने का मकसद क्या है? पहले तो आप देखो, मेरा मकसद था सर गरीबी को मिटाना। सर मैं, परिवार ही मोटिवेशन। सर क्योंकि मेरी सोच थी, मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ पर गरीब घर में मरना नहीं चाहता। ये सर हमारी सोच थी। गरीबी में पैदा भले हुआ हूँ पर गरीबी में मेरा मरने का ऐसा प्लान नहीं था। बाकी भगवान की कृपा होती है वो सर, ये सब चीज़ें रहती हैं। और तो वैसे ड्यूटी, मैनेज हो सक जॉब के साथ पढ़ाई मैनेज हो सकती है? सर डिपेंड करता है जॉब के ऊपर। जैसे अगर आपका फील्ड का काम है तो फील्ड में क्या, मेहनत थोड़ा ज़्यादा होती है, तो थकान भी हो जाती है, और बॉडी पढ़ने के लिए एक रिलैक्स माइंड चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे अब जो लोग फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो अपना उसके आने के बाद सबसे पहले तो बॉडी को रिलैक्स है। जब तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी तब तक माइंड काम नहीं करेगा। तो आप ये तो सोचना बंद कर दो कि हम फील्ड में जॉब करने के बाद 8 घंटे पढ़ पाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप साफ माइंड से अगर रिलैक्स होकर अगर 4 घंटे भी सर पर डे पढ़ाई करते हैं तो, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। हाँ कंसिस्टेंसी बहुत कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट। बहुत जी। मतलब आप जी। लगातार, जी सर। भले आप कम, मतलब भले आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 7 नहीं पढ़ पा रहे, 6 नहीं पढ़, 2 घंटे रेगुलर पढ़ो। सर जब मैं आगरा में आया तो मैं एक जगह किराए से रहा, तो बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि कौशलेंद्र, जीवन में 3 पिलर हैं, उसमें बाद में एक मैंने जोड़ा है खुद का। उन्होंने बोला था मेहनत, लगन और ईमानदारी। ये 3 चीज़ें हैं। मेहनत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन लगन होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन पढ़ा, 2 दिन अपना मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं। चलो कई लोगों की लगन भी हो जाती है, मेहनत भी करें, लगन भी, डेली अपना टाइम टू टाइम पढ़ रहे हैं, पर एक होती है सर ईमानदारी। क्योंकि ईमानदारी क्या है, जो मैं सर थोड़ा ईमानदार कम रहा हूँ, क्योंकि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन हाथ में रहता था, तो पढ़ भी रहे हैं। और अब उसमें क्या हुआ सर, जैसे पढ़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ गया, मुझे लगा कि बात करना चाहिए, तो अपना बात करने में लगे हैं। इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया तो अब कोई रील देख ली, तो अब एक रील के चक्कर में 10 रील देख ली। तो भटकाव तो सर रहता है कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें। पर उससे मैनेज करना पड़ेगा। मतलब आपको कुल मिला के आपका जो मेन मोटिवेशन है वो आपका परिवार है, आपकी स्थिति है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, परिवार को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको जॉब में रह के भी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी। यार 7-8 डिवी से आप बाहर निकलो, इतना फेलियर आपने झेला है, इतना स्ट्रगल एक तरीके से मैं डेफिनेटली कहूँगा किया है, क्योंकि घर पे भी आप अकेले मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, बड़े भाई हैं आप, सबसे बड़े हैं, तो घर भी देखना है, आप इधर दूसरे शहर में आके नौकरी भी कर रहे हैं और फिर यहाँ पे सिलेक्शंस भी नहीं हो रहे,
अच्छा सिलेक्शन होने शुरू हो रहे हैं तो फिर वो आप मेरिट से बाहर हो जा रहे हो। इस फेलियर के बाद में मतलब क्या, मुझे याद है, मुझे 2-3 बार बहुत अच्छे से याद है कि आपको ऐसा लगा, आप कई बार कहते थे मैं छोड़ रहा हूँ पढ़ाई मैं छोड़ रहा हूँ सर पढ़ाई है ना। पर आप खुद, चलो हमने जो बोला सो बोला, हम तो थे ही, पर आपने खुद क्या सोचा कि यार क्या कर रही हूँ मैं, कैसे बाहर आऊँ इससे? सर वो पहले बात अधूरी रह गई थी, उसको प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाया उस टाइम पे, कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं, वो थोड़ा शॉर्ट में मैं अपनी बात रख दी, पर उसमें प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाया। देखो, नौकरी करने के बाद नौकरी पाना थोड़ा कठिन तो होता है, क्योंकि उस कंडीशन को मैंने फेस किया है। पर ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल ना हो, हर काम पॉसिबल है, हर काम पॉसिबल है। आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि 4 घंटे हम पढ़ सकते हैं, तो मैं कह रहा हूँ 4 घंटे बहुत होते हैं, पर आप ईमानदारी से पढ़िए, पर डे पढ़िए, लगन से पढ़िए। 4 घंटे में अगर आप 3 घंटे थ्योरी पे काम कर लो, 1 घंटे आप प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप 4 घंटे थ्योरी पढ़ लो। आप किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो छुट्टी तो मिलती है ना सर, 7 दिन में एक दिन, उस दिन आप प्रैक्टिस सेट रख लो। सर जैसे मैं सर अपना बताऊं, तो सर जैसे हमारा थ्योरी का रहता था, सर मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ पहले। मैं क्या करता था सर, कि सोने से पहले हमारी, अब मैं डायरी लेके नहीं आया सर, हमारे पास इतनी सारी डायरी भरी पड़ी हैं। अच्छा। मैं हर महीने डायरी खरीदता था, उसमें लगभग 30-35 पेज आते हैं डायरी में, छोटी 10 रुपए की आती थी। तो सर सोने के पहले, मैं सर कभी आपको डायरी दिखाऊंगा वो। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें डायरी में सर सोने से पहले मैं उसमें लिखता था फला फला डेट है, तो उसमें लिखता था कि 3 आवर्स मशीन रिवीजन, 3 आवर्स मशीन थ्योरी, 2 आवर्स इंग्लिश, 2 आवर्स ये। लगभग 8 से 10 घंटे का हम पर डे अपना एक शेड्यूल बनाते थे सोने से पहले, लगभग वो चाहे 2 बज रहे मतलब हो रात नेक्स्ट में, डे के लिए। नेक्स्ट डे के लिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे तब नहीं, सोने हाँ। से पहले मैं बना लेता था। अब सुबह उठा तो मैं सबसे, मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना चाहिए, जैसे मुझे रीजनिंग है, तो मैंने देखा कि हाँ रीजनिंग का कुछ उसमें सर, जैसे टीटीएस में रहते थे, एमडब्ल्यूएफ में रहते थे। जैसे मुझे रीजनिंग एक ऐसा लाइटली सब्जेक्ट है, तो मैं पर डे नहीं पढ़ता था, उसको टीटीएस में ले लिया, एमडब्ल्यूएफ में ले लिया। तो मैंने देखा एमडब्ल्यू मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, और टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे, और ऐसे। तो मैंने देखा कि रीजनिंग है ही नहीं आज, तो फिर रीजनिंग नहीं पढ़ूंगा, फिर मैं अपना मैथ पढ़ूंगा। कोशिश ये करना कि एक ऐसे सब्जेक्ट से स्टार्ट करो जिससे आपकी थोड़ा मेंटली भी कसरत हो जाए। जैसे रीजनिंग है, मैथ है, मैं सबसे पहले मैंने टेक्निकल कभी नहीं पढ़ा, मैं टेक्निकल का विद्यार्थी रहा हूँ, पर मैंने टेक्निकल सुबह से कभी नहीं पढ़ा सर। अच्छा। मैं मैथ को पकड़ता था, रीजनिंग को इससे क्या सर, माइंड की थोड़ी कसरत हो जाती है। उसके बाद अपना देखा कि हाँ आज हमारा 3 घंटे की हमारी मशीन प्रैक्टिस है, मशीन का मैंने थ्योरी को रिवाइज किया। फिर देखा हाँ 2 घंटे हमारा मशीन का रिवीजन भी है, या फिर पावर सिस्टम का रिवीजन है। तो जो भी सर मैंने सोने से पहले बनाया था, अब जैसे सर ड्यूटी पे काम चल रहा है, पढ़ाई इतनी थकान हो गई कि रूम पे पढ़ाई नहीं हो पाई, तो उसमें कोई मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था, कोई बात नहीं है उसमें, जितना भी हमारा हो। जैसे 8 घंटे की मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, 4 घंटे कंप्लीट हुए, तो 4 घंटे उसमें डाल दी, अपने साइन कर देता था कि 4 घंटे आपके ड्यू है, वो आपको कैसे भी एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं। तो कभी मैं अपना 12 घंटे कर लेता, जिस दिन हमारी छुट्टी रहती तो उस दिन मैं 15 घंटे पढ़ लेता था। तो बैलेंस बनाना है, ये हमारी सर एक ईमानदारी रही है थोड़ी सी, या फिर लगन कह सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप कुछ समझेंगे सीखेंगे। बाकी इन्हीं की बात पे एक मैं एडिशनल में इंफॉर्मेशन जोड़ देता हूँ। जैसे ये इन्होंने डायरी में लिखा, ये बहुत अच्छी आदत है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम एक रात पहले कुछ लिख देते हैं ना, पता नहीं ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में ना एक सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाती है कि ये हम ही ने तो लिखा था यार, कि ये काम हमें करना है। आदमी कुछ भी हो, अगर रोज ये चीज लिख रहा है, तो एक ना एक दिन तो खुद से सवाल पूछने लग जाएगा, यार मैं खुद ही लिखता हूँ अपनी चीज और खुद ही पूरी नहीं कर पाता, तो एक सेंस ऑफ ड्यूटी आपके अंदर आ जाती है कि ये मुझे करना है क्योंकि मैं खुद ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी चीज उन्होंने यहाँ पर बताई। और आजकल तो ना, आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं कितने नहीं, वो तो एप्लीकेशंस वगैरह भी बहुत आती हैं, आप उससे भी ट्रैक कर सकते हैं। जैसे पढ़ते टाइम आप ऑन कर दीजिए, और बिल्कुल उठ रहे हैं तो ईमानदारी से बंद भी कर दीजिए, तो जिससे आपका पूरे दिन का डेटा भी निकल आएगा। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि फेलियर को कैसे टैकल किया, क्योंकि यार फेलियर बहुत रहे हैं आपके, और जो लोग फेल हुए भी हैं लाइफ में, क्या आप बहुत बचपन से इंटेलिजेंट थे क्या, या क्या कहते हैं बहुत तेज जो थे कि नहीं यार मेरी नौकरी लगनी लगनी है, कि फेलियर ने आपको बहुत सिखाया है? सर फेलियर ही सक्सेस की सीढ़ी होती है। असफलता से ही सफलता की हमें राह मिलती है। जब हम असफल होते हैं, तो असफलता ही सफलता का मार्ग खोल देती है। सर अगर मैं अपनी स्ट्रगल की बात करूं, वो पढ़ाई के क्षेत्र में है, तो सर वो स्टार्ट होती है लगभग लॉकडाउन के बाद ही स्टार्ट होती है। लॉकडाउन 2021 से मान के चलते हैं। मेरा पहला एग्ज़ाम सर 2021 में यूपीपीसीएल का रहा।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट हो गया। उसके बाद फिर से यूपीपीसीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आउट हो गया मेरिट में। और उसके बाद डीआरडीओ, एचएसएससी एएलएम, राजस्थान तकनीकी सहायक, यूपी मेट्रो, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में अभी वेटिंग चल रही है, पावर ग्रिड, और और भी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लगभग 8 से 9 जगह। और लेटेस्ट अभी बार्क में हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे 4 वेटिंग चल रही हैं। हाँ। और भी बहुत एग्ज़ाम सर दिए। पर जब भी एग्ज़ाम दिया, स्ट्रगल तो होता है, एग्ज़ाम में पैसा खर्च करो, एग्ज़ाम देने जाओ, उसमें भी बहुत सारा अफोर्ड करना पड़ता है। अब डीवी जब होता है तो एक खुशी होती है कि चलो हम कहीं ना कहीं एक रेंज में हैं, जो कंपटीशन की जो दौड़ में लग रही है उसमें हम कहीं ना कहीं शामिल हैं। पर जब डीवी होने के बाद एक उम्मीद सी जग जाती है कि शायद हमारा नाम आ जाए, आंखें तरसने लगती हैं वो लिस्ट देखने के लिए। जब उसमें सर्च बटन पे क्लिक करते हैं, के बनाते हैं, यू बनाते हैं, तो उस टाइम पे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसे हाथ पैर कई बार कांपे, और हाथ पैर कांपते कांपते रह गए, पर नाम नहीं आया। पर जब हाथ पैर कांपना बंद हो गए, फिर उस टाइम पे फिर आंखों से आंसू चलते थे। तो उसका एक ही उपाय होता था कि अपना कमरा बंद कर लो और जी भर के रो लो। रोना बहुत जरूरी है, कभी रोने को रोकना मत। मैं बहुत रो जाऊँ, जितने भी फेलियर्स हुए हैं किसी को सामने को बताना नहीं, लोग तमाशा बनाते हैं। अपना जब भी मन करे बंद कमरे में जी भर के रो लो। रोने के बाद आपको एक हल्कापन महसूस होगा, और एक आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी अंदर से कि चलो जो हुआ वो हुआ, हम जैसे कई लोगों के साथ हुआ, और नेक्स्ट में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। लास्ट टाइम जब बार्क का हमारा 4 वेटिंग चल रही थी, सर से बात हुई, तो थोड़ा उदास तो हो ही जाता आदमी कि बार्क जैसे संस्थान में, डीआरडीओ जैसे संस्थान में, और भी दिल्ली मेट्रो में, और भी जगह जगह, राजस्थान तकनीक शायद, हरियाणा एएलएम, एमपीटीओ, और भी कई जगह। तो कुछ टाइम पहले की बात है, तो मैंने सर को एक ऐसे मैसेज किया कि सर अब मैं तैयारी बंद कर रहा हूँ, सर शायद किस्मत में नहीं है। एक दो ज्योतिषी ने मुझसे बोला है कि आपके हाथ में राजयोग नहीं है, आप बेकार तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी छोड़ दीजिए, आपके हाथ में राजयोग नहीं है। तो सर बोले कि कौशलेंद्र, सर से भले हम गुरु चेला हैं, पर सर का व्यवहार मेरे प्रति एक मित्रता का भाव रहा है, शुरू से ही मैंने देखा है। मैं सर के सामने अपनी खुल के बात रख देता हूँ। और कई सर के ऐसे प्रोग्राम हुए जहाँ पे सर ने इनवाइट किया एक दोस्त के तौर पे, कई लोगों के सिलेक्शन हुए, पर उस सिलेक्शन में सर ने मुझे शामिल किया। मैंने कहा सर मैं तो सिलेक्ट नहीं हुआ। सर बोले कोई नहीं, अगले हिस्सा आप ही हो सिलेक्शन के, आपका भी सिलेक्शन होगा। तो वो बात पीछे ले जाता हूँ। तो मैंने कहा सर अब मैं पढ़ाई बंद कर रहा हूँ। तो सर ने बोला कौशलेंद्र, 100 किलोमीटर सफलता की सीढ़ी है, और आप 80% तो आप चल चुके हो। 20% की बात है, 20% की नहीं, 5% की बात है, या 7% की बात है। आप एक बार जंप और लगाओ। अगर आप 5-7 किलोमीटर की जंप लगा देते तो आपका जीवन बदल जाएगा, और नहीं तो आपको 80 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। तो आप 80 किलोमीटर चलना पसंद करोगे, या 5-7 किलोमीटर चलना पसंद करोगे? उस दिन मैंने 2 दिन के लिए पढ़ाई बंद करी, उस दिन से नया बूस्टअप हुआ, और आज सर के सामने हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ठीक है, रो लेना भी ठीक है, कोई बात नहीं है। 4 दिन पढ़ाई मत करो, 10 दिन मत करो, पहले आराम से माइंड को फ्रेश करो, चीजों को समझ लो, आगे कैसे जाना है, फिर नया जोश इकट्ठा करो, फिर दोबारा लग जाओ। ये नहीं कि मोटिवेट किया तो अगले दिन ही लगे, नहीं नहीं, पहले आराम से रिलैक्स करो। फाइनल सजेशंस क्या दोगे? आजकल भटकाव अलग अलग तरीके के स्टूडेंट लाइफ में, लड़कियों का भटकाव है, ठीक है, अब उसके बारे में तो आप बता ही चुके कि कंटेंट को लेके कैसे नहीं भटकना है, ठीक है, आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, वो तो आप बता चुके। ये लड़कियों लड़कियों वाला भी भटकाव रहा है क्या? सर जब घर की जिम्मेदारियां सर पे हों तो ये सब चीज़ें दिखती नहीं हैं कि ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पर बच्चे तो बहुत भटकते हैं। हालांकि सर ऐसा नहीं है कि लड़कियों के बीच में काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ, बचपन से लड़कियों के साथ पढ़ा हूँ, स्कूल में भी लड़कियाँ रही हैं, कॉलेजेस में भी रही हैं, और हर जगह लड़कियाँ रही हैं। पर एक सोच की बात होती है, एक मानसिकता की बात होती है। लेकिन सर जब लगता है कि ना कि गरीबी से बाहर निकलना है, जब हमें लगता है कि हम गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं, और अगर अपने शौक अगर अभी पूरा कर लेते हैं तो स्थिति और ज़्यादा ख़राब होने वाली है, तो सर ये सब चीज़ का अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा हुआ नहीं। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ इस विषय में, क्योंकि एक एज ऐसी होती है ना कि इसमें हर कोई कंट्रोल कर नहीं पाता है, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का हैं। जब आप घर से निकलते हैं ना तैयारी के लिए, तो माँ बाप को एक डर रहता है। हालांकि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ।
माँ बाप को एक डर रहता है कि बच्चा बाहर जा रहा है, बच्ची बाहर जा रही है, पता नहीं कितने उनके डिस्ट्रैक्शंस उनको होंगे, कितने कैसे उनको दोस्त मिलेंगे और क्या पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। माँ बाप के दिमाग में ये 24 घंटे चलता रहता है। आप भले ही सिटी में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, पर उनके दिमाग में ये हमेशा चलता रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि पढ़ भी नहीं रहा है, किस दिशा में वो जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। तो मैं आप लोगों को एक अपनी तरफ से एक बात रखना चाहूँगा, आप लड़की हैं या लड़का हैं कोई मैटर नहीं करता, आप जब घर से निकलो एक बार पापा का या मम्मी का हाथ पकड़ के बोलो कि आपने जब मुझे पढ़ने के लिए आपने मुझे अलाउ किया, सबसे पहले तो इसके लिए धन्यवाद। और आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ या विश्वास दिलाती हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगी जिससे आपको सर झुकाना पड़े। और मैं पूरा प्रयास करूँगी या करूँगा कि आपकी मेहनत, आपका पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, हम सफल होकर लौटेंगे। अगर आप ये बात बोल देते ना तो समझ लो उसी दिन आपकी 70% आपकी सक्सेस की जो माइंड सेट है वो पेरेंट्स के दिमाग में बन जाता है, और उस दिन से वो टेंशन लेना बंद कर देंगे। क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे लड़का हो या लड़की, माँ बाप के लिए विश्वास एक बहुत बड़ी बात होती है। फाइनल एक लास्ट जल्दी से सजेशन दे दीजिए, जो लोग मान लीजिए 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका नहीं हुआ, उनको लगता है अब हो भी नहीं पाएगा, क्या उनको फाइनल सजेशन? अभी सर के क्लास में ही हैं, प्रेमचंद यादव हैं, फोटो लगी हुई है सर के क्लास में। सर ने ऐसे ऐसे लोगों को सिलेक्शन करवाए हैं जो सब जगह से हार थक के आए थे कि भैया हमारा करवा दो। सर ने बोला बैठो हम तुम्हारा करवा देंगे, और हुआ भी उनका। एक हैं प्रेमचंद यादव हैं, उनका 38 या 39 साल की, सर 37 ईयर की एज उनका सिलेक्शन हुआ। सर के मार्गदर्शन में रहे, सर ने उनको कंटेंट दिया, उन्होंने तैयारी करी, आज वो जॉब पे हैं। 37 ईयर की एज में उनका सिलेक्शन हुआ। अब आप ये तो नहीं बोलना कि भाई हमारी एज हो गई मैं तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। फैमिली प्रेशर होते हैं, कई बार क्या होता है कि जैसे शादी हो जाती है तो उसके बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, या जैसे मैं हूँ मेरे ऊपर से पिता का साया नहीं है तो मैं घर में बड़ा हूँ, सामाजिक जो प्रेशर है, फाइनेंशियली जो प्रेशर मेरे ऊपर है, तो झेलनी पड़ती है। भगवान राम ने भी क्या क्या नहीं देखा, सबको पूरी कहानी पता है। अगर किसी को भी आप आदर्श मानते हो, महान वही बना है जिसने संघर्ष किया है, तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि मैं जॉब कर रहा हूँ, वो एक बहाना मिल जाए कि भैया मैं तो जॉब कर रहा हूँ मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, ये चीज़ भी गलत है। हमने भी जॉब करी है, हमने भी तैयारी करी है, सिलेक्शन हुआ है, तो गुंजाइश हर जगह निकल आती है, गुंजाइश हर जगह निकल आती है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आप जिस भी परिस्थिति में हैं आपको टाइम मिल जाएगा। आप 2 घंटे निकालिए, फिर धीरे 3 निकालिए, 4 घंटे भी आप पर डे आप पढ़ रहे हैं तो सिलेक्शन के चांस आपके बन सकते हैं। पर आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं मेरे ऊपर तो जिम्मेदारियां बहुत हैं, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, और बहाना ले दिया कि हमारा नहीं होगा, तो वास्तव में नहीं होगा। मन की हारें हारे हैं, मन की जीतें जीत, मन तो बनाना पड़ेगा। जो लोग फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं कितना पढ़ना चाहिए उनको, उनके लिए क्या आप बोलोगे सजेशन के तौर पे? ये सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। ये बड़ा ही, ये यूपीएससी से लेकर के जो ग्रुप डी की नौकरी है उनका एक डाउट बना हुआ है, क्योंकि सर जो ग्रुप डी का बंदा है वो भी पढ़ रहा है 15 घंटे, और जो यूपीएससी है वो उन्होंने 6-6 घंटे में सिलेक्शन लिए हैं। जो पहले से सेवा में हैं, जो तहसीलदार हैं या दरोगा हैं या टीआई हैं, या जो भी जिसमें डिसिप्लिन में नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। उनसे पूछा कि भैया हम तो 4 घंटे पढ़ते थे, हम ड्यूटी करते थे 8 घंटे। तो ग्रुप डी का बंदा 15 घंटे पढ़ के भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और यूपीएससी वाले 4-5 घंटे पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं। तो वही स्ट्रेटजी होती है, वही फिर 3 बात आ गई, मेहनत, लगन और ईमानदारी। अगर आप 6 से 7 घंटे पर डे पढ़ रहे हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आप यूपीएससी क्लियर कर दोगे, पर आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि आज आपने पढ़ लिया 10 घंटे, कल आप मूवी देखने चले गए। आप पढ़ रहे हो, आपने टाइम देखा कि हाँ मैंने 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करी है, सुबह 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करी और शाम के टाइम 4 बज गए, लगभग आपने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, सॉरी 6 घंटे आपने पढ़ाई कर ली। आपने लिख लिया डायरी में कि हमने 6 घंटे पढ़ाई करी, पर आपने ये देखा कि आपने यूट्यूब कितना चलाया, इंस्टाग्राम कितना चलाया, व्हाट्सअप कितना चलाया, उसको आप उसी में इंक्लूड कर देते हो। और अगर दोस्त आपने आधा घंटे पढ़ लिया ना, और आपने 10 मिनट तक भी आपने इंस्टा या व्हाट्सअप चला लिया, तो वो सब आपका कचरा हो गया। पढ़ाई ये कहती है कि या तो हम या फिर आपकी इंजॉय, इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जॉब और जो लोग स्टडी जॉब के साथ में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए तो आपने बता ही दिया कि भाई उनको भी डेली कुछ ना कुछ घंटे तो रेगुलर वाले निकालने पड़ेंगे। और कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हो लास्ट? सर मेरे जैसे स्टूडेंट्स लगभग इस टाइम या इस समाज में बहुत हैं, वो एक गरीबी को फेस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं पढ़ना कि हम पढ़ें, पर वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। ना उनके पास जॉब है,
ना उनके पास कोई आमदनी का साधन है जिससे वो पढ़ाई करें, पर उनकी सोच है कि हम पढ़ लें। तो मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आप मेरी स्टोरी से अगर आप समझ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में आप नहीं पढ़ सकते। मेरे पिताजी का देहांत हुआ था 2018 में, 27 जनवरी 2018 में। उसके बाद पढ़ाई के लिए पैसा लगभग बंद हो गया था। फसल खड़ी हुई थी पर फसल काटने वाला कोई नहीं था, और कंडीशन ये बनी थी कि रूम का किराया देने की स्थिति ऐसी आ गई थी कि हम कहाँ से दें। और मकान मालिक ने ये बोल दिया था, भाई खाली कर दो यहाँ से, भाई तुम भाड़ा कहाँ से दे पाओगे। तो उस कंडीशन में सर मैंने बच्चे इकट्ठे किए ग्वालियर में, ये कहानी ग्वालियर की बता रहा हूँ सर। मैंने छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे किए, लगभग 15-16 मैंने बच्चे इकट्ठे किए। सुबह 7 बजे से कॉलेज जाता था, ITI, वहाँ से अपना 3-4 बजे आया, 2 घंटे बच्चों को पढ़ाया। पर उससे सर हमारी कमरे का तो हमारा हो गया, खाने पीने का हो गया, पर सर हमारा कॉलेज की फीस और कोचिंग का हमारा नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कोचिंग बंद करी। फिर मैंने सर 4 घंटे एक रेस्टोरेंट पकड़ा, जगह जगह भटका, डॉक्टर से भटका कि भैया हमें कोई रिसेप्शन पर जॉब दे दो, 2-2,500 रुपये की, जिससे हमारा काम चल जाए। पर लोगों ने ये बोल के मना कर दिया कि बेटा पहले तुम खाओ पियो, नौकरी बाद में कर लेना। बॉडी पहले और भी कमजोर थी, स्थिति ज़्यादा ख़राब थी। तो एक रेस्टोरेंट में एक मैडम थी, उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे कैश वगैरह देखते रहना। 2 दिन कैश पे काम किया, उन्होंने बोला किचन में काम करो। मैंने कहा मैम आपने तो ये बात बोली थी। बोले नहीं करना पड़ेगा, नहीं यहाँ से तुम जा सकते हो। ऐसे ही जरूरत थी, तो मैंने उस टाइम पे उनके कप भी साफ किए, बर्तन भी साफ किए, किचन में सारे काम किए, वेटर का भी काम किया, किचन में भी किया, सब कुछ काम किया। तो उस कंडीशन में भी खुद की पढ़ाई करी, कमरे का किराया मैनेज किया, और उस कंडीशन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, कपड़े जूते, अगर वो नहीं हो पाया तो हमारे दोस्तों के सर मैंने कपड़े ले लेके पहने हैं। सर जब हमारा आगरा में सर सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे इंटरव्यू देने के लिए, एग्जाम तो हमारा हो गया था, इंटरव्यू के लिए सर हमारे पास कपड़े नहीं थे। तो हमारे जो रूम पार्टनर थे उनकी हम ड्रेस पहन के आए थे, उनके कपड़े मांग के। अब सर जूते नहीं थे, तो पड़ोस में एक भैया और रहते थे, उनके हम जूते पहन के आए थे। अब सर जूतों से एक स्टोरी सर याद आती है। पिताजी का देहांत हो गया था। अब कॉलेज टाइम में क्या हुआ कि ड्रेस चलती थी, गवर्नमेंट ITI में ड्रेस रहती है, तो ड्रेस मैं लेके आया, नई जैसे भी करके अरेंज करके। अब सर मैंने ड्रेस पे प्रेस करी, और ड्रेस तुरंत ही प्रेस से चिपक गई। अब उस टाइम पे सर 50 रुपये हमें 5,000 के बराबर लगते, तो ड्रेस नई ड्रेस चिपक गई। बड़ा परेशान। अब बिना ड्रेस की एंट्री नहीं होती थी ITI कॉलेज, संभागी कॉलेज है। पहले दिन ऐसे गया तो सर ने नाराज गुस्सा कर दिया कि बिना ड्रेस के नहीं आओगे। तो सर एक वहाँ पे दोस्त था। सर लोग राजनीति तो करते हैं जात पात की, भेदभाव की, पर सब जब बात गरीबी की आती है ना, तो हमारे एक मित्र थे, वो शेड्यूल कास्ट में आते हैं। उन्होंने बोला कि कौशल ने मेरे पास एक ड्रेस पड़ी है पुरानी, पहनी हुई है, पर तुम्हारा काम चल जाएगा। तो मैंने, जो हमारा भाई सहपाठी था, शेड्यूल कास्ट का था, उसकी मैंने ड्रेस पहनी, उससे हमने अपना काम चलाया। अब सर जूते, जूते नहीं, तो हमारे जो वही जिनकी ड्रेस ली थी, तो उन्होंने बोला कि कौशिक हमारे जूते पड़े हैं, तो उससे तुम काम चला लो। अब जूते का सर क्या, सोल फटा हुआ था नीचे, राइट पैर का जो सोल फटा हुआ था। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने शूज़ की उसमें सुत कर ही डाल देंगे, तो अपना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने सर अपना ऐसे मैनेज किया, मैं कॉलेज आया। तो सर मैं कॉलेज के बाहर सर मैं बैठा हुआ था, तो कांच का एक टुकड़ा उसी छेद में घुसा जहाँ पे फटा हुआ था। उस टाइम पे सर थोड़ा रोने लग गया, चिल्लाने लग गया। मैंने कहा भगवान परीक्षा ले रहा है कि मतलब मांगे का जूता है, वो जहाँ फटा हुआ उसी में घुस रहा है। सर खून निकलने लग गया। मैंने सर खून को रोका नहीं, मैंने कहा आज खून की बूंद बूंद निकल जाएगी, पर मैं हारूंगा नहीं, लड़ूंगा। तो सर स्ट्रगल तो सर रहता है, किस 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 स्ट्रगल परिस्थितियों से निकले हुए हैं। उस टाइम पे जॉब भी लग गई, फिर भी मैं बहुत हिसाब से चला, क्योंकि सर घर में भी बहुत सारी चीज़ें थी, घर मकान बनाया, फिर स्थिति बढ़िया हुई। अब ये है कि यहाँ पे काम किया आगरा में, तो स्थितियाँ काफ़ी बढ़िया हुई, और संघर्ष किया, मेहनत करी, और आज यहाँ पर जॉब लग गई है। नहीं, बिल्कुल हमारी पूरी कामना रहेगी कि जो आपका बार्क का भी, जेई का जो वेटिंग है वो भी क्लियर हो, और इनफैक्ट ये ना हो तो आगे कोई जेई पेपर आप डेफिनेटली निकालेंगे अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। चलिए धन्यवाद। पर इससे पहले आपका हमारी तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर। ये क्रैश सूरत की तरफ से आपके लिए है। चलिए तो मुलाकात करेंगे ऐसी किसी स्टोरी के साथ में आगे भी।
और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सब चीज़ों से सीखेंगे कुछ, तभी बेनिफिट है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, चैनल पे बने रहिए, थैंक यू। थैंक्स।